हाय फ्रेंड्स, समय क्लास 2020 में फिर एक बार आप लोगों का स्वागत है। और हम लोग आ गए हैं विज्ञान का तीनों बुक से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को, जो 80 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, 80 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें से 70 या 75% मिलने वाली है। तो आप लोग अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड लाइक एंड शेयर करें। और बिना देर किए हुए हम लोग चलते हैं पहला प्रश्न पे। और पहला प्रश्न है कि सूर्य तथा अन्य स्रोतों की विशाल ऊर्जा का स्रोत क्या है। सूर्य तथा विशाल जो ऊर्जा है होता है, सूर्य तथा अन्य तारों की जो विशाल ऊर्जा वो कहाँ से निकलता है, तो ये है नाभिकीय संलयन के द्वारा निकलता है। नाभिकीय संलयन में होता है छोटे छोटे ऊर्जा मिलकर बड़े ऊर्जा का निर्माण करते हैं, उसे नाभिकीय संलयन कहते हैं। उसके बाद है कि दूसरा प्रश्न आता है। दूसरा प्रश्न है कि इनमें से कौन दर्पण सूत्र है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ए वाला, ए हो जाएगा राइट आंसर। 1/v + 1/u = 1/f। उसके बाद फ्रेंड्स तीसरा क्वेश्चन है, थोड़ा जल्दी देख रहे हैं फ्रेंड्स क्योंकि 80 क्वेश्चन है और हम लोग को 80 को ही क्लियर करना है। उसके बाद फ्रेंड्स तीसरा है टिंडल प्रभाव को देखा जा सकता है। तो टिंडल प्रभाव को देखा जा सकता है जंगलों में। उसके बाद चौथा प्रश्न है फ्रेंड्स, हम लोग का चौथा प्रश्न है तारों को टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है। तारों को टिमटिमाने की जो व्याख्या है वो अपवर्तन के सिद्धांत पर आधारित है। उसके बाद फ्रेंड्स पांचवा प्रश्न है कि समान नेत्र के रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वास्तविक और उल्टा। इसका राइट आंसर हो जाएगा वास्तविक और उल्टा। उसके बाद फ्रेंड्स छठा प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। छठा प्रश्न कहता है कि किसी बल में 1 मिनट में 120 कूलम्ब आवेश प्रवाहित हो रहा है तो विद्युत धारा का मान क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 2 एम्पियर। इसका राइट आंसर 2 एम्पियर। सातवां प्रश्न पर चलते हैं। सातवां प्रश्न है किसी उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है। किस उपकरण में धन और ऋण मतलब माइनस और प्लस का जो चिन्ह होता है उसमें नहीं होता है। ये होगा कुंडली में, कुंडली में नहीं होता है। उसके बाद आठवां प्रश्न पर चलते हैं फ्रेंड्स। आठवां प्रश्न कहता है लघुपथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, बहुत कम। जब भी लघुपतन के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है वो बहुत कम होता है। उसके बाद नौवां प्रश्न पर चलते हैं। नौवां प्रश्न विद्युत चुंबकीय प्रेरक का खोज किसने किया था। ये वाला क्वेश्चन है, विद्युत चुंबकीय प्रेरक का खोज। बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि विद्युत जो चुंबकीय प्रेरक है उसका खोज किसने किया था। तो ऑप्शन में फैराडे, मैक्सवेल, एम्पियर ने, फ्लेमिंग ने। अगर आप जानते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं आंसर बता रहा हूँ, इसका खोज जो किया था फैराडे ने किया था, फैराडे। उसके बाद एक उत्तल लेंस होता है। अगला क्वेश्चन 10वां प्रश्न है। एक उत्तल लेंस होता है, सभी जगह से मोटा होता है, बीच के अपेक्षा किनारों में मोटा होता है, किनारों के अपेक्षा बीच में मोटा होता है। उसके बाद इनमें से कोई नहीं। तो ये जो उत्तल लेंस होता है फ्रेंड्स वो किनारों के अपेक्षा बीच में ज़्यादा मोटा होता है। तो ये हो गया उत्तल लेंस, मतलब यहाँ पे और यहाँ पे पतला होगा, इसके अपेक्षा बीच में ज़्यादा मोटा होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी वाला, किनारों के अपेक्षा बीच में ज़्यादा मोटा होता है। इसका आंसर हो जाएगा सी वाला फ्रेंड्स। इसका राइट आंसर सी वाला हो जाएगा, किनारों के अपेक्षा बीच में अधिक मोटा होती है ये। उसके बाद फ्रेंड्स 10वां प्रश्न समाप्त हुआ। अब 11वां प्रश्न पे चलते हैं हम लोग का। 11वां प्रश्न कहता है कि अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर क्या होता है। मतलब आवर्धन बराबर फॉर्मूला पूछ रहा है कि अवतल लेंस का आवर्धन बराबर क्या होता है। तो ये होता है आंसर इसका v/u। इसका राइट आंसर हो जाएगा v/u। 12वां प्रश्न है गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच का संबंध क्या है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। कम से कम 80 में से 70 या 75% इसमें से पूछेगा फ्रेंड्स। तो हम लोग देख लेंगे कि गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता के बीच क्या संबंध होता है। तो 12वां प्रश्न का जो आंसर है वो है r/2f। इसका राइट आंसर हो जाएगा
R बराबर 2F। उसके बाद फ्रेंड्स चलते हैं हम लोग 13वां प्रश्न है फ्रेंड्स हम लोग का कि मानव नेत्र में, ये क्वेश्चन है, मानव नेत्र में क्या नहीं होता है, यानी किसी प्रकार का लेंस नहीं होता है। उसके बाद अवतल लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है, अवतल लेंस। जो हम लोग का नेत्र है, मानव का नेत्र जो है, मानव का आँख है, उसमें जो लेंस है वो किस प्रकार का लेंस है, किस प्रकार का लेंस के द्वारा काम करता है। तो ये हो जाएगा आंसर में उत्तल लेंस। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, उत्तल लेंस। उसके बाद फ्रेंड्स हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव नेत्र की वस्तु का प्रतिबिंब निम्न में से किस भाग पर बनता है। जो मानव नेत्र है, वस्तु का जो प्रतिबिंब, हम लोग किसी वस्तु को देखते हैं तो वो आँख के किस भाग पे बनता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स रेटिना पर। इसका राइट आंसर रेटिना पे। उसके बाद फ्रेंड्स अगला प्रश्न है हम लोग का विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है, मतलब विद्युत जो जनित्र है वो किस सिद्धांत पर आधारित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये 15वां प्रश्न हम लोग देख रहे हैं, वो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। उसके बाद 16वां प्रश्न है कि 16वां प्रश्न को हम लोग देख रहे हैं, निम्न में से कौन सा बायोगैस ईंधन से स्रोत नहीं है। निम्नलिखित में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सी, नाभिकीय ऊर्जा। इसका राइट आंसर हो जाएगा नाभिकीय ऊर्जा। ये जो है बायोगैस का स्रोत नहीं है। कोयला बायोगैस निकालता है, गोबर गैस बायोगैस निकालता है, लकड़ी बायोगैस, लेकिन नाभिकीय जो ऊर्जा है वो बायोगैस नहीं निकालता है। उसके बाद 17वां प्रश्न है जीवाश्म ईंधन का उदाहरण। जीवाश्म ईंधन का उदाहरण क्या है। कोयला है, लकड़ी है, गोबर गैस है। तो जीवाश्म ईंधन का जो उदाहरण है वो हो जाएगा कोयला, ये जीवाश्म ईंधन है। उसके बाद क्योंकि वो जीवाश्म के द्वारा ही बना है कोयला। उसके बाद 18वां प्रश्न है कि किस वस्तु से प्रकाश निकलता है, कि जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे क्या कहते हैं। तो उसको प्रकाश स्रोत कहा जाता है, किरणपुंज कहते हैं, दीप्तिमान वस्तु कहते हैं, या फिर इनमें से सभी कहते हैं। तो इसको बोलते हैं जिस मतलब वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश स्रोत। उसके बाद अगला प्रश्न फ्रेंड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, प्लीज़ इसको देख लीजिएगा आप। हम 80 क्वेश्चन को लेकर आए हैं जिसमें से 70 से 75 क्वेश्चन यहीं से पूछा जाएगा लगभग में, तो आप इसे याद कर लें। उसके बाद आगे चलते हैं। खतरे का संकेत का प्रकाश किस रंग का होता है। हम लोग देखते हैं खतरा का निशान, जो कहीं पे ट्रैफिक में रेड लाइट जल गया, ट्रेन के पास रेड लाइट जलता है, उसके बाद और कहीं पे देखे होंगे रेड लाइट। तो खतरे के संकेत का प्रकाश किस रंग का होता है। आप ये 19 वाला जो है फ्रेंड्स प्लीज़ इसका आंसर कमेंट में ज़रूर करें। खतरे का जो निशान होता है वो लाल रंग का होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा लाल रंग का। थोड़ा और हाईलाइट करते हैं इसको, ये हो गया लाल रंग का। तो आप इसे याद कर लेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि फिर खतरे का निशान मैट्रिक में ना लगे। उसके बाद चलते हैं 20वां प्रश्न, 1 जूल और 1 सेकेंड का अनुपात को क्या कहते हैं। 1 जूल और 1 सेकेंड के जो है अनुपात है उसे क्या कहते हैं। तो उसको बोलते हैं 1W। 1W हो जाएगा इसका। 1W याद रखिए केवल, उसके टाइम कम है समझाने का। उसके बाद आगे चलते हैं फ्रेंड्स। तुम लोग के भी पास टाइम बहुत कम होगा, या ज़्यादा दिन मैट्रिक का जो डेट निकल चुका है 14 फरवरी से शायद है, या फिर 17-14 से ही है, तो आप देख लीजिए। उसके बाद है अगला प्रश्न 14वां, चुंबक के समजातीय ध्रुव के बीच परस्पर क्या है आकर्षण होता है। चुंबक और समजातीय जो ध्रुव है उसके बीच क्या होता है, आकर्षण होता है, प्रतिकर्षण होता है, ये दोनों होता है, इनमें से कोई नहीं होता। यानी सी वाला जो है कभी कभी आकर्षण कभी प्रतिकर्षण, तो ये तो एकदम नहीं होगा फ्रेंड्स, ये भी नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रतिकर्षण। उसके बाद फ्रेंड्स 22वां प्रश्न हम लोग चलते हैं। 22वां प्रश्न है विद्युत मोटर परिवर्तन करता है। जो विद्युत मोटर है वो क्या परिवर्तन करता है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। उसके बाद है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। तो इस पढ़ाया गया होगा फ्रेंड्स, जहाँ पे आप कोचिंग कर रहे होंगे
कि विद्युत मोटर जो है विद्युत ऊर्जा को ही आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन करता है। ये 22वां प्रश्न का आंसर है फ्रेंड। 23वां प्रश्न हम लोग देखते हैं, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है? तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है मीटर पर पावर -1। ये हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद फ्रेंड्स हम लोग 24वां प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, आकाश का रंग नीला क्यों प्रतीत होता है? तो ये भी कमेंट कीजिएगा ज़रूर फ्रेंड्स। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। उसके बाद फ्रेंड्स हम लोग चलते हैं अगला प्रश्न पे। उसके बाद विद्युत चुंबकीय प्रेरण का खोज किसने की थी? विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? ये अगला प्रश्न है 25वां, विद्युत जो चुंबकीय प्रेरण है उसका खोज किसने की? खोज जितना भी है फ्रेंड्स जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि खोज से कम तो 5 क्वेश्चन जरूर पूछेगा। खोज जितना भी है जहाँ से मिले आप लोग को वहाँ से याद कर लें। तो खोज का जो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण का खोज जो है फैराडे किया था। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स फैराडे। उसके बाद है 26वां प्रश्न है फ्रेंड, प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के बराबर होता है तो दर्पण होगा कहाँ? प्रतिबिंब का आकार जो है वस्तु के बराबर है, मतलब वस्तु की ऊंचाई 5 फीट तो प्रतिबिंब की ऊंचाई भी अगर 5 फीट दिखा रहा है, सॉरी फ्रेंड्स, दिखा रहा है तो क्या होगा? हम लोग ये प्रश्न को देख रहे हैं, क्या होगा? उत्तल, अवतल या फिर समतल उत्तल दोनों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स समतल होगा। इसका राइट आंसर समतल दर्पण होगा। तभी वस्तु के और तभी वस्तु और प्रतिबिंब की जो आकार है वो बराबर दिखाई देता है। उसके बाद फ्रेंड्स हम लोग चलते हैं अगला प्रश्न 27वां प्रश्न पे। 27वां प्रश्न कहता है कि 1 किलोवाट बराबर होता है, 1 किलोवाट जो होता है किसके बराबर होता है? तो इसको तो केवल देख लेना है कि फ्रेंड्स ए वाला। इसका राइट आंसर हो जाएगा 3.6 × 10⁻6 जूल। उसके बाद है 28वां प्रश्न फ्रेंड्स। 28वां प्रश्न है, इथेनॉलिक अम्ल को सामान्यतः क्या कहा जाता है? इथेनॉलिक अम्ल को सामान्यतः क्या कहा जाता है? सिट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, बेंजोइक अम्ल, टार्टिक अम्ल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एसिटिक अम्ल। इसका राइट आंसर एसिटिक अम्ल। उसके बाद है फ्रेंड्स कि भारतीय संगीत प्रणाली में संगीत में कितने सुर होते हैं? जो भारतीय संगीत प्रणाली होती है उसमें कितने सुर होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 7 सुर। इसका राइट आंसर 7 सुर हो जाएगा फ्रेंड्स। उसके बाद फ्रेंड्स 7 हो गया इसका। अगला प्रश्न पर चलते हैं हम लोग कि ये है 30वां प्रश्न, वायुरोधी बर्तनों में खाद्य सामग्री रखने में उपचयन की गति हो जाती है, मतलब वायुरोधी बर्तनों में जिसमें वायु का प्रवेश नहीं होता है, तो वहाँ पे जो खाद्य सामग्री रखेंगे, खाने का सामान जो रखेंगे, उपचयन की गति हो जाती है क्या? धीमी। तीव्र मतलब होता है तेज, बराबर। अति तीव्र मतलब बहुत तेज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ए। इसका जो हो जाता है उपचयन की गति वो धीमा हो जाती है, यानी धीरे हो जाती है। उसके बाद फ्रेंड्स 31वां प्रश्न को हम लोग देखते हैं। नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है? यानी C2Cu + O2 2CuO, ये इसमें जो दिया हुआ है ऑप्शन, इनमें से 4 में से एक सही है, तो वो कौन सा सही है? तो कॉपर का ऑक्सीकरण यहाँ पे हो रहा है, कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स कॉपर का ऑक्सीकरण। उसके बाद फ्रेंड्स सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है? सिल्वर मतलब होता है चांदी, चांदी का रंग आप लोग देखे होंगे। तो इसका क्या होता है रंग? इसका रंग होता है श्वेत, यानी श्वेत। उसके बाद 33वां प्रश्न है। 33वां प्रश्न, समीकरण CaCO3 उष्मा का CaCOS + CO2G किस प्रकार का समीकरण है? ये जो है वियोजन है, संयोजन है, उभयगामी है, प्रतिस्थापन है,
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ये वियोजन है, ये वियोजन। उसके बाद अगला प्रश्न पे, किस लाल तप्त आयरन का जल वाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक का प्राप्त होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सी, इसका राइट आंसर सी Fe3O4। उसके बाद अगला प्रश्न है हम लोग का, हमारे शरीर में pH कितने परास के बीच कार्य करता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जो हमारे शरीर में pH है, pH मान होता है किसके परास के बीच कार्य करता है, कितने परास के बीच कार्य करता है? तो ये याद रखिएगा कि कोई भी पदार्थ अम्ल होगा तो 7 से नीचे होगा, क्षारीय होगा 7 से ऊपर होगा, अगर 7 है तो वह उदासीन होता है। तो हमारे जो शरीर में pH मान है कितने परास के बीच कार्य करता है, तो ये देखना है हम लोग के 7.0 से 7.8 तक, ये हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद 36वां प्रश्न है हम लोग का, बेकिंग पाउडर का अणुसूत्र क्या होता है? बेकिंग पाउडर का अणुसूत्र क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा NaHCO3, ये होता है बेकिंग पाउडर का अणुसूत्र। उसके बाद 37वां प्रश्न चलते हैं, निम्न में से कौन सा आयनिक यौगिक है? इनमें से कौन आयनिक यौगिक है? तो ये हो जाएगा Ca, एक और ऑप्शन है देख लीजिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा Cal2, इसका राइट आंसर Cal2। उसके बाद फ्रेंड्स आगे चलते हैं, 38वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है? इनमें से कौन सा पदार्थ जो है ऑक्सीजन से नहीं मिलता है? तांबा, गोल्ड, जिंक, पोटेशियम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो गोल्ड होता है, वो सोना होता है, वो ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है। क्योंकि देखे होंगे गोल्ड कभी, मतलब जो सोना होता है वो कभी जंक नहीं पकड़ता है, गोल्ड में जंक नहीं पकड़ता है, ये ऑक्सीजन का संयोग नहीं करता है। तो ये हो जाएगा आंसर गोल्ड। उसके बाद है शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है। शुद्ध सोना को व्यक्त किस में किया जाता है? शुद्ध जो सोना होता है, जो स्वच्छ सोना होता है, उसको किसको में व्यक्त किया जाता है? तो वो होता है 24 कैरेट। हम लोग बोलते हैं ना इतना कैरेट का सोना चाहिए, इतना कैरेट का सोना चाहिए, तो ये हो जाएगा राइट आंसर 24 कैरेट। उसके बाद है 40वां प्रश्न, वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति क्या है? वायुमंडल में जो है CO2 जो गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है, वो इसकी उपस्थिति कितना % है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का 0.03%। उसके बाद अगला क्वेश्चन चलते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन चलने के बाद अगर मेरे इस चैनल पर अभी तक नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इस पर सभी सब्जेक्ट का सब्जेक्टिव वीडियो मिलते रहेगी। अब आगे प्रश्न पर 41वां प्रश्न में, सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र क्या होता है? जो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है उनका अणुसूत्र क्या होता है? तो इसका होता है H2SO4, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। उसके बाद फ्रेंड्स चलते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हम लोग का, कार्बोक्सिलिक एसिड समूह कौन है? मतलब इसमें से पहचानना है कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो समूह है उस कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिंगल बॉन्ड COOH। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी वाला फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी वाला ये। उसके बाद फ्रेंड्स चलते हैं हम लोग अगला प्रश्न पे, इसका राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है हम लोग का 43वां प्रश्न है कि ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या होती है, मतलब ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन की परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर इसका राइट आंसर हो जाएगा 3, ये वाला आंसर हो जाएगा इसका फ्रेंड। सॉरी फ्रेंड्स, कुछ इशू आ रही है, हो जाएगा C3। उसके बाद 44वां प्रश्न पे आते हैं हम लोग। 44वां प्रश्न है अगला, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 80 को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम बता रहे हैं फ्रेंड्स साइंस का, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आवर्त सारणी में कितने आवर्त क्षैतिज पंक्तियाँ होती है? आवर्त सारणी में कितने आवर्त क्षैतिज पंक्तियाँ होती है? तो इसमें भी होती है 7। उसके बाद फ्रेंड्स अगला चलते हैं क्वेश्चन, सल्फेट अर्धहाइड्रेट या फिर हेमीहाइड्रेट का अन्य नाम क्या है? मतलब सल्फेट अर्धहाइड्रेट या हेमीहाइड्रेट
का अन्य नाम क्या है, मतलब एक और नाम है, उसको क्या कहते हैं? तो इसको बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो इसका हो जाएगा राइट आंसर प्लास्टर ऑफ पेरिस। अगला है कि ऑक्सीजन का परमाणु संख्या, ये कमेंट में जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर क्या होगा, कमेंट जरूर कीजिएगा प्लीज़, एंड सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। इसका परमाणु संख्या 8 होता है। उसके बाद हो जाएगा अगला प्रश्न है हम लोग का कि 1 pm मतलब पिकोमीटर कितने मीटर के बराबर होता है, मतलब एक जो पिकोमीटर होता है वो कितने मीटर के बराबर होता है? तो ये होता है राइट आंसर 10⁻⁴ मीटर का होता है। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा सी वाला फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद है अगला प्रश्न, एथेनॉल का क्रियाशील मूलक क्या है? ये वाला प्रश्न, एथेनॉल का क्रियाशील मूलक कौन है इसमें? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिंगल बॉन्ड OH, इसका राइट आंसर हो जाएगा सिंगल बॉन्ड OH। उसके बाद फ्रेंड्स अगला प्रश्न पर हम लोग चलते हैं कि किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाते हैं, मतलब कोई भी पढ़े होंगे कि किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? तो इसको बोलते हैं अभिकारक, ये अभिकारक हो जाएगा, इसका राइट आंसर अभिकारक। उसके बाद 50वां प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। 50वां प्रश्न कहता है कि साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या है? साधारण नमक का रासायनिक सूत्र है NaCl। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है हम लोग का, निम्न में से कौन मुख्यतः बायोगैस है? इनमें से कौन बायोगैस है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, 51वां प्रश्न बता रहे हैं फ्रेंड्स, इनमें से बायोगैस है तो बायोगैस हो जाएगा CH4। उसके बाद अगला प्रश्न हम लोग है पोटेशियम के परमाणु संख्या क्या है? पोटेशियम का परमाणु संख्या क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 19। उसके बाद अगला प्रश्न है निम्न में से कौन दुर्बल अम्ल है? निम्न में कौन दुर्बल अम्ल है? 53 जो प्रश्न है उसमें हो जाएगा राइट आंसर CH3COOH। उसके बाद अगला आ जाएगा कार्बन क्या है? कार्बन क्या है? तो कार्बन जो है क्या है? धातु है, अधातु है, उपधातु है, इनमें से कोई नहीं। तो ये कार्बन जो है अधातु है, कार्बन अधातु है फ्रेंड्स, ये हो जाएगा अधातु। अगला प्रश्न है 55, नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोजन से क्या बनता है? जो नर युग्मक होता है और मादा युग्मक जब बीच में संकरण कराया जाता है तो क्या बनता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शुक्राणु, ये शुक्राणु बनता है। उसके बाद अगला प्रश्न है किसी जीव की निजी संरचना क्या कहलाता है? किसी जीव की जो है निजी संरचना वो क्या कहलाता है? तो जीन प्रारूप या जीनोटाइप कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा जीन प्रारूप या जीनोटाइप। उसके बाद अगला प्रश्न है हम लोग का, मैदानी पारिस्थितिक तंत्र में तृतीय उपभोक्ता क्या है? मैदानी मतलब जो पारिस्थितिक तंत्र में वो तृतीय उपभोक्ता क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सर्प, यानी सांप जो है यहाँ पे तृतीय उपभोक्ता का काम करता है, सांप। उसके बाद है अगला प्रश्न हम लोग का, अगला प्रश्न आता है कि रक्त में आयरन की कमी से होने वाले रोग, मतलब रक्त में जब आयरन की कमी हो जाएगा तो उससे कौन सा रोग होता है? तो इसका हो जाएगा एनीमिया रोग, इससे एनीमिया रोग होता है। उसके बाद 59वां प्रश्न है अगला प्रश्न हम लोग, कवक पोषण में कौन सी विधि होती है? कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है? जो कवक होता है उनमें पोषण की कौन सी विधि होती है? तो मृतजीवी पोषण। मृतजीवी पोषण कहने का मतलब फ्रेंड्स, मेरा बायोलॉजी क्रैश कोर्स आप लोग देख लीजिएगा, इसी चैनल पर मिल जाएगा। मृतजीवी पोषण जो है किसी भी पोषण में मतलब मृत शरीर से अपना भोजन को ग्रहण करता है, तो जो कवक है जो मृत शरीर से अपना भोजन को ग्रहण करता है, इसलिए इसको हो जाएगा मृतजीवी पोषण। उसके बाद आता है अगला प्रश्न है हम लोग का कि ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन क्या है? मतलब ये पूछ रहा है ऑक्सीजन है क्या है? तो ऑक्सीजन एक प्रकार का हार्मोन है। उसके बाद अगला प्रश्न आता है 61 वाला प्रश्न को, मानव में डायलिसिस थैली है, मानव में डायलिसिस थैली नेफ्रॉन है, ये हो जाएगा नेफ्रॉन, राइट आंसर इसका हो जाएगा नेफ्रॉन। उसके बाद अगला प्रश्न है भोजन का पाचन किस प्रकार का अभिक्रिया है? भोजन का पाचन किस प्रकार का अभिक्रिया है? तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा उपचयन, उपचयन अभिक्रिया।
उसके बाद आता है नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संकलन को क्या कहते हैं। नर युग्मक और मादा युग्मक के संकलन को क्या कहते हैं। तो इसमें से हो जाएगा किण्वन नहीं होगा, किण्वन नहीं होगा, बौनापन नहीं होगा, मधुमेह नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं। ये हो जाएगा इसका राइट आंसर, इनमें से कोई नहीं, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। उसके बाद अगला प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। 64 वाला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक लिंगी पादप का उदाहरण है। एक लिंगी पादप का उदाहरण है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पपीता। उसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं 65 वाला। मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है। मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुकुलन द्वारा प्रजनन जो होता है वो ईस्ट के द्वारा होता है, ये हो जाएगा राइट आंसर ईस्ट। उसके बाद है मलेरिया उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होते हैं। मलेरिया जो उत्पन्न करता है वो मच्छर जो है, और मलेरिया उत्पन्न करता है ये देखिए मादा एनोफिलिस, ये होता है मलेरिया उत्पन्न करने वाला मच्छर। तो ये कहाँ उत्पन्न होते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये जो होता है गंदा जल में होता है, ये गंदा जल में। यहाँ पे 2 क्वेश्चन बना फ्रेंड्स कि मतलब जो मलेरिया जो उत्पन्न करता है एक कौन मच्छर होता है, मादा एनोफिलिस, और कहाँ पे उत्पन्न होता है, तो ये गंदा जल में होता है। उसके बाद अगला प्रश्न आता है हम लोग का कि डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होते हैं। जो डेंगू उत्पन्न करता है वो मच्छर कहाँ उत्पन्न होते हैं, तो ये होते हैं जो डेंगू उत्पन्न करता है उस साफ जल में होते हैं, ये हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद अगला प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है ओजोन परत पाई जाती है। ओजोन परत कहाँ पाई जाती है। ओजोन जो परत है वो पाई जाती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा एस्ट्रोस्फीयर में। उसके बाद अगला प्रश्न है किसी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का ग्रहण करने। अगला प्रश्न हम लोग चलते हैं, किसी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा ग्रहण करने वाले होते हैं क्या होते हैं, तो ये होता है उत्पादक, इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्पादक। उसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, एडिनोसिन ट्रांसफॉस्फेट मतलब एटीपी क्या है, तो ये है जो ऊर्जा का वाहक है। हम लोग ये वाला क्वेश्चन देख रहे हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी हैं। इसमें ऊर्जा का वाहक भी का काम करता है, ऊर्जा का संग्रह का काम भी करता है, और ऊर्जा का सिक्का भी, तो इसमें से सभी का आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। उसके बाद अगला प्रश्न पे चलते हैं हम लोग, स्वपोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषण के लिए आवश्यक क्या है, तो स्वपोषण के लिए आवश्यक इसमें से कौन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड और जल, ये तो हो जाएगा स्वपोषण के लिए आवश्यक। क्लोरोफिल भी स्वपोषण के लिए, स्वपोषण में मतलब जो अपने से पोषण करते हैं जैसे पेड़ पौधे, और पेड़ पौधे में कार्बन डाइऑक्साइड की और जल की ज़रूरी है, क्लोरोफिल की भी ज़रूरी है, पर सूर्य प्रकाश की भी ज़रूरी है, तो इनमें से सभी भी दिया है, तो इनमें से सभी का ज़रूरत है, इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। उसके बाद अगला प्रश्न पे चलते हैं हम लोग फ्रेंड्स कि प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है। प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है, तो प्रकाश संश्लेषण द्वारा ग्लूकोज की प्राप्ति होती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्लूकोज का। उसके बाद फ्रेंड्स अगला प्रश्न पे हम लोग चलते हैं कि शुक्राणुओं का मोचन कहाँ होता है। शुक्राणुओं का जो मोचन होता है वो कहाँ होता है, तो इसका राइट आंसर होता है एक शुक्र वाहिका में। उसके बाद अगला प्रश्न पे हम लोग चलते हैं, ओजोन परत पाया जाता है कहाँ। ओजोन परत मतलब कहाँ पाया जाता है, ये वाला प्रश्न है हम लोग का। वायुमंडल के नीचे सतह में, वायुमंडल की ऊपरी सतह में, वायुमंडल के मध्य सतह में, इनमें से कोई नहीं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वायुमंडल के ऊपरी सतह में ओजोन पाया जाता है, वायुमंडल के ऊपरी सतह में। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स हम लोग का, अगला प्रश्न आता है आनुवंशिक गुणों का संदेश होता है। आनुवंशिक गुणों का संदेश क्या होता है, डीएनए अणुओं में, जीवद्रव में, तंत्रिका, ये वाला प्रश्न है, तंत्रिका में, मस्तिष्क में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डीएनए अणुओं में, इसका राइट आंसर डीएनए अणुओं में, इसका हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद अगला प्रश्न है, एक नर हार्मोन है, इनमें से कौन मतलब एक नर हार्मोन है, एड्रेनलिन,
थायरोक्सिन, एक्स्ट्रोजोन, एस्टोटेरॉन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स टेस्टोस्टेरॉन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद शुक्राणु का निर्माण होता है कहाँ? शुक्राणु का निर्माण होता है वृषण में। जो वृषण पाया जाता है मादा जननांग में, मादा जननांग में। तो ये होता है आंसर शुक्राणु में। शुक्राणु को जो निर्माण होता है वृषण में होता है। उसके बाद फ्रेंड्स अगला प्रश्न है हम लोग का, किस वैज्ञानिक को आनुवंशिक का पिता कहा जाता है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद आता है किस वैज्ञानिक को आनुवंशिक का पिता कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रेगर जॉन मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। उसके बाद अगला प्रश्न है हम लोग का, एक कोशिकीय शैवाल में जल का परिवहन होता है। एक कोशिकीय शैवाल में जल का परिवहन विसरण द्वारा होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा विसरण द्वारा, विसरण द्वारा। अगला है कि अगला प्रश्न है, मछली की हृदय कोष्ठों की संख्या कितनी होती है? मछली के हृदय कोष्ठों की संख्या जो होती है 2 होती है। अब हम लोग फ्रेंड्स देख लिए हैं 80 क्वेश्चन को, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग देखे हैं। तो फाइनली आज हम लोग का साइंस का 80 VVI क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं, जो मैट्रिक में कम से कम तो 70 या 75% को पूछने वाला है। और अभी तक अगर मेरे चैनल पे अभी नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर करें। और इसी चैनल पे 10th 12th का ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव का सभी सब्जेक्ट को बताया जाएगा और क्रैश कोर्स के द्वारा भी चलाया जाएगा। इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद फ्रेंड्स।